Hello everyone, welcome to the IAS lab. And first of all, I would like to thank you for your response to my previous video, which was great, and it has motivated me to continue my this series. And इस लेक्चर से हम मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन यूपीएससी सिलेबस का स्टार्ट करेंगे और ये सेकंड लेक्चर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, जिसमें से क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं या फिर उन्हें किसी स्टेटमेंट में यूज़ कर लिया जाता है। हम कॉन्सेप्ट्स को पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे एंड आज के लेक्चर को वहीं से पिकअप करेंगे। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल दी IAS लैब उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैंने ईमेल आईडी भी दे दी है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आप बताना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है इस लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन है ये। हम स्टार्ट करेंगे इसको द 3 प्रॉब्लम से, जो हमने बात किया था पिछले लेक्चर में कि सोसाइटी 3 प्रॉब्लम्स फेस करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इस प्रॉब्लम का। और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है, तो उसमें जो 4 सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी है हम उनके बारे में बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन में कौन कौन से इनपुट्स लगते हैं, और अगर आप उनको समराइज़ करेंगे या ग्रुप करेंगे कलेक्टिवली, तो वो इन्हीं 4 चीज़ों में within this they will fall. All right, then we will see the terminology of stock and flow variables. हम लोग इसको देखेंगे, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग ये देखेंगे कि 2 सेक्टर मॉडल कैसा है, 3 सेक्टर मॉडल कैसा है, 4 सेक्टर मॉडल कौन सा होता है, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हालांकि ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ये ज़्यादा रिलेट करेंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक सेक्शन से। एंड वन थिंग which we will also study is this business cycle. All right, so let's start with this the 3 problems this macroeconomic section. पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि इकोनॉमिक्स जो है, इसका लिटरल मीनिंग हमने देखा था कि ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ओइकोस एंड नेमिन, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट जब हम बात कर रहे थे कि एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हम किस लिए पढ़ते हैं, तो हमने ये बात की कि इसे हम पढ़ते हैं फॉर रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे अर्थ पे या फिर किसी भी एक टेरिटरी पे या फिर कंट्री कह लीजिए, वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड होने की वजह से इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना होगा हमें, ताकि जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें एक मौका मिले, ताकि वो अपने फिज़िकल या फिर मेंटल या फिर कहा जाए कि वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या फिर अपने किसी वांट को फुलफ़िल करना चाहते हैं, या फिर उनकी कोई विशेज़ हैं जो इसे वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो वो उन्हें ये मौका मिले और रिसोर्स उन तक पहुँचे। अब इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसी की वजह से सोसाइटी 3 प्रॉब्लम फेस करती है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद वो रहती है कि ठीक है, हमें पता चल गया रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब क्या करना है। अब सवाल ये आता है कि जो रिसोर्सेज हैं, अब उनका यूज़ करके कि क्या बनाया जाएगा, व्हाट वी विल प्रोड्यूस, हाउ वी विल प्रोड्यूस, किस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे, और फॉर हुम, किसके लिए हम लोग वो बनाएंगे, वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या सर्विसेज जो भी रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब एक होती है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जिसे मार्केट इकॉनमी भी कहा जाता है। एक होती है सोशलिस्ट इकॉनमी, जिसे कमांड इकॉनमी भी कहा जाता है। कुछ जगहों पे आप इसे कम्युनिस्ट इकॉनमी भी पढ़ सकते हैं। और एक होती है मिक्स्ड इकॉनमी, जो इन दोनों का कहीं ना कहीं मिक्सचर होती है, जो बेस्ट सूटेड होता है, ठीक है। अब इसी मिक्स्ड इकॉनमी में
हम पढ़ते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, स्पेशली मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम से चीज़ों को, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है कि जिसमें इंटरैक्शन हो। इंटरैक्शन किस में? डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स में। किस चीज़ को लेकर के? रिसोर्स एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये इकोनॉमिक यूनिट जो हैं आपस में इंटरैक्ट करेंगी। रिसोर्स एलोकेशन होगा, उसके बाद प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होगा। वो सारी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जिस भी सिस्टम में बढ़ती हैं उसे कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। अभी हमने देखा कि बात की हमने कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, फिर हमने कहा कि कम्युनिस्ट जो है थोड़ी सी सोशलिस्ट की तरह ही है, बट ये जो दोनों एंड्स हैं ये एक्सट्रीम एंड्स हैं। अब ये एक्सट्रीम एंड्स क्यों हैं वो हम बात करते हैं कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है या फिर प्योर कंपटीशन इकोनॉमी क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्योर कंपटीशन में क्या होता है कि जहाँ पे मैनी सेलर्स हों, ठीक है, और मैनी बायर्स हों। जब ये होते हैं, ये सिचुएशन अराइज होती है, सॉरी बायर, तो ये इसे आप कहते हैं कि प्योर कंपटीशन है यहाँ पे। बट अगर आप देखें कम्युनिस्ट इकोनॉमी में या फिर कमांड इकोनॉमी कहा जाए तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो ओनर रहता है या फिर कहा जाए ओनर ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट के साथ लाई करती है और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं क्या चीज़ें बनेंगी क्या नहीं बनेंगी। वो कैसे डिसाइड होता है? मार्केट फोर्सेस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड किसी चीज़ की आई है तो उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट है, एक प्लानिंग कमेटी हो सकती है, एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी हो सकती है जो डिसाइड करेगी कि जो किसी कंट्री के लोग हैं उनको क्या चाहिए, किस तरीके से उनको हम देंगे, वो डिसाइड करेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट जो भी रहेगी, इसी को कमांड इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमीज को यहाँ पे 2 पार्ट में किया गया है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट लीनिंग कहा जाए। यहाँ पे आपके जो प्योर कंपटीशन है यहाँ पे कैपिटलिस्ट आ जाएगा इकोनॉमी और ये आपकी कमांड इकोनॉमी। बट ऐसा होता नहीं है कि प्योरली कोई कम्युनिस्ट इकोनॉमी हो या फिर प्योरली जो है वो कमांड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशलिस्ट लीनिंग, ये भी प्योरली सोशलिस्ट नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन तीनों को साथ में हम एक साथ रह सकते हैं। बट यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यानी ये जो इकोनॉमी है मिक्स्ड, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात होगी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव रहता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाएगी और गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा। हालांकि वो प्योर मार्केट में प्योर कंपटीशन यानी प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, बट क्योंकि ये थोड़ा सा लीनिंग टूवर्ड्स है तो जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगी या जो भी चीज़ें होंगी, डिसीजंस लिए जाएंगी, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेंगे कि हाँ फेवर किया जाए, ठीक है। अब ये तो बात होगी, ओवरव्यू हमने ले लिया। अब इन सब का हम आपस में जब कंपैरिजन देखेंगे तब हमें अच्छे से और समझ में आएगा कि चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ पे हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी अलग अलग करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे सोशलिस्ट है, ये जो मिक्स्ड है इसे आप लीनिंग टुवर्ड्स सोशलिस्ट कह सकते हैं, बट ये कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट का यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब आप कह सकते हैं ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी है या फिर कमांड इकोनॉमी आप इसे कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट, इसे आप मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, ये प्योर एक्सट्रीमेंट्स हैं, ठीक है। ये वाला एंड हो गया आपका और ये वाला एंड हो गया। ये जो है मिक्स्ड, ये वाला है थोड़ा सा टुवर्ड्स लीनिंग जो है कैपिटलिस्ट इवन विथ टुवर्ड्स सोशलिस्ट, ठीक है। अब पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे, पैरामीटर है, वो है ओनरशिप और मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ओनरशिप और मींस ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसे ओन कौन करेगा, या जो प्रोडक्शन जिस तरीके से होगा, अगर कोई फैक्ट्री है तो उसे वो ओन कौन करेगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, मार्केट फ्री रहना चाहिए, इसलिए इनके हिसाब से प्राइवेट
अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यूएसए है, ठीक है, अगर वो भी प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अब नहीं है, अगर यूएसए की हम बात करें तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी है तो वो ओन कर रही है, ओनरशिप भी है उसके पास और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, ठीक है। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक का यहाँ मतलब हुआ जो लोग हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, यहाँ पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट आप मान सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है कि ओनरशिप जो है या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो पब्लिक के साथ रहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे एक एग्जांपल है पीएसयूज जो है हमारे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया है, ठीक है, कोल इंडिया है या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये सब जो हैं ये पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कंट्रोल करने का मतलब हुआ पब्लिक कंट्रोल कर रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ आपको प्राइवेट एलिमेंट भी मिलेगा यानी प्राइवेट ओनरशिप भी मिलेगी जैसे कि रिलायंस, अडानी इंटरप्राइजेस, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एलिमेंट भी मिलेगा यानी सोशलिस्ट एलिमेंट भी मिलेगा जिसे कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोल इंडिया हो गई, गेल होगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी पीएसयूज जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोथ फीचर्स दिखते हैं, ठीक है। अब जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा। मार्केट फोर्सेस से क्या मतलब होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कितनी है डिमांड कितनी, उसके बेसिस पे जो है प्राइस डिटरमाइन होगी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगी। हो सकता है वो सब्सिडाइज रेट पे चीज़ों को दे, हो सकता है कि वो डिसाइड करके रखे कि नहीं मिनिमम प्राइस होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्जांपल, या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसे होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस होता है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हमारे यहाँ सब्सिडीज़ देती है, ठीक है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र्स तो फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन में एज वेल एज मार्केट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेजिटेबल लेने जाते हैं या फ्रूट लेने जाते हैं या फिर वीट एंड राइस आप लेने जा रहे हैं, वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं कितनी डिमांड है, उस हिसाब से मार्केट में सप्लाई होगी, तो फिर वो मार्केट फोर्सेस वहाँ एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों का रोल है प्राइस डिटर्मिनेशन में, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन इकोनॉमिक सिस्टम का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जो होता है वो होता है प्रॉफिट की, इनका काम है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, हमें प्रॉफिट कमाना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। सोशलिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलफेयर रीज़न रहता है, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कितना प्राइस होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, पब्लिक कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट को, तो उस हिसाब से वेलफेयर इकोनॉमी, पब्लिक के लिए स्कीम्स निकाली जाएंगी, रेट सब्सिडाइज दिए जाएंगे, इवन फॉर एग्जांपल रेलवेज़ हैं, आप रेलवेज ट्रैवल कर रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे आपको रेलवे टिकट्स मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट इकोनॉमी में होंगी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो जाएगी, दोनों एलिमेंट रहेंगे, यहाँ प्रॉफिट, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मोटिव है प्रॉफिट, गवर्नमेंट का सेक्टर है जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर। वेलफेयर किस लिए है, यहाँ पे अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, वीकर सेक्शंस हैं, विमेन हैं, चाइल्ड हैं, उन सबको हमें थोड़ी सी हेल्प करने की ज़रूरत है, या हमारे जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, किसी स्टेट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम रिसोर्सेज हैं, किसी के पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, किसी का स्टेट जीडीपी ज़्यादा है, किसी का स्टेट जीडीपी कम है, उसे भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि एक रीजन को हम डेवलप कर दें, दूसरे रीजन को हम उसके हिसाब से डेवलप करने दें कि हाँ वो अपने से डेवलप होगा, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल रहेगा, गवर्नमेंट थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करेगी ताकि डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो बराबर से हो, वो अच्छे से हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट रोल, इतनी देर से हम लोग सारी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को लेकर के ही, ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट का कितना रोल है, कंट्रोल है या नहीं है, कम है ज़्यादा है, उसी के ऊपर बेस्ड है। कैपिटलिस्ट में नो या मिनिमम रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल, इकोनॉमिक सिस्टम की बात चल रही है, ये नहीं गवर्नमेंट रहेगी नहीं, गवर्नमेंट रोल जो है वो नहीं रहेगा या फिर मिनिमम रहेगा, ठीक है। सोशलिस्ट में फुल रहेगा, क्योंकि ये कमांड इकॉनमी है, ये कमांड करेंगे, जो गवर्नमेंट रहेगी वो कंट्रोल करेगी किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा। गवर्नमेंट हो सकता है डिसाइड करे कि अल्कोहल बैन करना है, अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होगा, ये कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह सकती है कि हम लोग ऑर्गेनिक
मैन्युफैक्चरिंग ही करेंगे, केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, अगर मार्केट कह रहा है कि उसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ठीक है, अगर नहीं कह रहा है, उसे दूसरी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो प्रोडक्ट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे फुल है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। क्या गवर्नमेंट का रोल जो है पब्लिक सेक्टर में वो पूरा है, बट लिमिटेड रोल है प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जैसे सब्सिडीज़ हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में देना हो गया, या फिर किसी तरीके का बेनिफिट देना हो गया, तो वहाँ पे उसका रोल बहुत कम है। बट अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करें तो वहाँ पे उनका कंट्रोल फुल है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उससे जो शेयर हैं वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं एक तरीके से। बट आप याद रखिए 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो वो पीएसयू स्टिल ही कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन मार्केट में होता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, ठीक है। सेलर एंड बायर बहुत सारे हैं, इसलिए वहाँ कंपटीशन होगा। अब यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि मींस ऑफ प्रोडक्शन ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास है। ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये पब्लिक यानी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। ये सब कुछ पब्लिक का है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, ओनली प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस डिफरेंट है। गवर्नमेंट का पर्पस है वेलफेयर करना, या किसी रीजन को डेवलप करने के लिए पीएसयूज या कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब इश्यूज क्या हैं, लास्ट हमारा पैरामीटर है इश्यूज क्या क्या हैं इन तीनों इकोनॉमीज के साथ, ठीक है। आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सम लेवल ऑफ इनइक्वालिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है, केवल प्रॉफिट बेस्ड मोटिव रहता है, तो कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का रोल है नहीं। जो लोग पीछे रह जा रहे हैं, इनको कौन उठाएगा? ये अपने से मेहनत करेंगे, हो सकता है इनके पास अपॉर्चुनिटी ना हो, किसी डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, जहाँ पे इन्हें थोड़े से पुश की ज़रूरत हो, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, एक इनकम गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे होमलेस लोग हैं वहाँ पे, इमिग्रेंट्स हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वहाँ पे होमलेस की पॉपुलेशन भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम सोशलिस्ट में देखें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी सबको बराबर ट्रीट करती है, ठीक है, कि एवरी इंडिविजुअल इज़ बराबर, ठीक है, सब बराबर है। बट सम लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। क्यों इनएफिशिएंसी मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई मोटिव ही नहीं है काम करने के लिए। जो लोग काम कर रहे हैं, आप कितना भी काम करिए, गवर्नमेंट जो है आपसे, आपको सिर्फ उतना देगी जितना आपको ज़रूरत है। आपके पास कोई मोटिव ही नहीं रहेगा। अगर आपको कार खरीदनी है, आप कार खरीद नहीं पाएंगे, या फिर आपको कोई छोटी कार खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि आपको केवल यहाँ से वहाँ जाना है, आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लीजिए, छोटी सी गाड़ी ले लीजिए, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। आपने कमाए हैं, सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए आपने कमा लिए हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है आप 1 करोड़ रुपए का लेकर के करेंगे क्या? ये आप लोगों में बांट देंगे, मतलब हम ले लेंगे, और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मोटिव खत्म हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इनएफिशिएंसी आती है। जो लोग काम भी कर रहे हैं वो लोग मन से काम नहीं करेंगे, आधा अधूरा काम करेंगे कि ठीक है, जब हमें मिलना ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। अब मिक्स्ड में क्या आता है, सम लेवल ऑफ बोथ। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इनइक्वालिटी, यानी इंडिया में आप देखेंगे कि अमीर और गरीब का डिफरेंस भी है। आपको थोड़ा सा इनएफिशिएंसी भी दिखेगी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से ही जो है काफ़ी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, या उसको एक बेसिस, एक पैरामीटर रखा गया है कि काफ़ी इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम जा रहा है। अब हमें थोड़ा उनके प्रॉफिटेबिलिटी भी बात करनी चाहिए, उनकी इनएफिशिएंसी हटानी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सम लेवल ऑफ बोथ मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला सेक्शन जो है इकोनॉमिक सिस्टम का, ये समझ में आया होगा। हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमीज की बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहीं से पिकअप करेंगे कि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे अभी हमने बात की कि रोल जो है गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बिजनेस कर रही है वो पीएसयूज के थ्रू कर रही है, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। सर्विस किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट?
गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उसको यूज़ तो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो रोल गवर्नमेंट का है यहाँ पे और प्राइवेट सेक्टर का भी है, ठीक है। अब ये जो 4 सेक्टर हैं वो कौन कौन से सेक्टर हैं? प्राइवेट सेक्टर हमने बात कर ली, गवर्नमेंट सेक्टर है ये। साथ ही साथ हमें 2 सेक्टर्स को और पढ़ना है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। अब इन चारों को एक एक करके देख लेते हैं हम। अब अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं, इंडिविजुअल ओन्ड फर्म्स हैं, वो सब आपकी आ जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा एंड सन्स है, अडानी एंटरप्राइजेस हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको फर्म्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगी। अब वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो अभी जैसे हमने बात किया था कि 4 सेक्टर्स हैं, उसमें से एक प्राइवेट हो गया, दूसरा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है और बिजनेस भी इसका चल रहा है। किस तरीके से? ये जो बिजनेस चल रहा है इसका मेन मोटिव जो था, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो ये वेलफेयर पर्पस से था, ठीक है, कि उन सेक्शंस, उन एरियाज़ में अगर हम कंट्री के पीएसयूज़ को सेटअप करें जहाँ पे थोड़ी बैकवर्डनेस है, तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन का मतलब हो जाएगा कि धीरे धीरे कर कर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी, और फिर वहाँ से जो है कहीं ना कहीं वो स्टेट जीडीपी में या फर्दर नेशन के ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सर्विसेज की बात करें तो जैसे डिफेंस गवर्नमेंट दे रही है, सुरक्षा दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है विद इन द कंट्री, ट्रांसपोर्ट, रोड इंफ्रा, रेल इंफ्रा, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है पर्टिकुलर। आप चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ले लीजिए, या फिर आप आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, आईआईएम्स पढ़ रहे हैं, आपको वो एजुकेशनल इंफ्रा दे रहे हैं, वो आपको ट्रांसपोर्ट इंफ्रा दे रहे हैं, ठीक है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। तो ओवरऑल वेलफेयर के लिए ये सर्विसेज काम कर रही हैं पब्लिक के। और वहीं हम अगर बात करें बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट का, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, ठीक है। अब अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर इन सारे कंपोनेंट्स से कंप्राइज होता है, इन सब से मिलकर के बनता है। फॉर एग्जांपल लेबर, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करता है, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में, ठीक है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप भी रखते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट में लोग हैं, या गवर्नमेंट को जो रन कर रहे हैं, पब्लिक है, सारे लोग जो हैं सब लोग हाउस होल्ड सेक्टर में कंसीडर किए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर, जैसे कि मैंने बात किया, ओनर जो है बिजनेस का प्राइवेट सेक्टर का, वो भी इसमें होगा। कंज्यूमर जो है, जो कंज्यूम कर रहा है सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कंज्यूम किया जा रहा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर से जो प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उनको जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल, आप और हम, वो सब हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। वो लोग जो लोग टैक्सेस पे करते हैं उन वो भी हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम इन 4-5 चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे यहीं पे एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर किससे कंप्राइज होता है? जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं। इसका मतलब हो जाता है हमारे कि हमारी इकॉनमी ओपन है। अगर एक्सटर्नल सेक्टर नहीं रहेगा तो इसका मतलब हमारी इकॉनमी क्लोज्ड है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, करेंट अकाउंट हमारा, कैपिटल अकाउंट हमारा, फिजिकल डेफिसिट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये वो एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, इन्हें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ठीक है। आई होप कि ये भी सेक्शन आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम आगे देखें तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट काम कर रही है, या गवर्नमेंट रन बिजनेसेस हैं, या फिर प्राइवेट फर्म ओन्ड बिजनेसेस हैं, सब कुछ इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन का, ठीक है। अब ये कौन कौन से लैंड है? लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, लैंड रिप्रेजेंट करता है नेचुरल रिसोर्सेज। हम टर्म लैंड का यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें मिनरल्स फॉर एग्जांपल आ सकते हैं, फॉरेस्ट आ सकते हैं आपके, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज आ सकते हैं, रिवर्स हैं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज यानी लैंड वाले फैक्टर में आ जाती हैं, ठीक है।
लेबर क्या है, वो एफर्ट या वो स्किल जो लोगों का होता है, जो उसमें वो इनपुट देते हैं, किसी भी काम को करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मनरेगा में कोई मज़दूर काम कर रहा है, तो उन्हें कोई काम अगर दिया गया है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो अपना स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, इसीलिए उसको कहा जा रहा है लेबर। ठीक है, कि वो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेबर एक होलिस्टिक टर्म है, ठीक है यहाँ पे। अब कैपिटल, कैपिटल हम सोचते हैं कि एक दो तरह के हो सकता है, एक फिजिकल हो सकता है, एक मॉनेटरी कैपिटल हो सकता है, जहाँ पे पैसों की बात होती है। बट खास तौर से जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो हार्ड कोर इकोनॉमिक्स है उसमें जो हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे बात की जाती है मशीनरी की या टूल्स की या अदर फिजिकल एसेट्स की बात की जाती है एज अ कैपिटल के रूप में। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ मशीन्स लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस है, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, जो मशीन है जो प्रिंट कर रही है न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़, वो एक कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल क्यों है, किस तरीके से, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब वो फर्दर जो है रिटर्न दे रही है बाय प्रिंटिंग द न्यूज़पेपर एंड बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर, द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड इज गेटिंग द रिटर्न्स। ठीक है, ये होता है कैपिटल। अब एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है जो बाकी सारे चीज़ों को, लैंड, लेबर, कैपिटल, बाकी सारे फैक्टर्स को साथ मिलाता है और इसके पास एक आइडिया रहता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, आइडिया। तो एंटरप्रेन्योर एक आइडिया लेकर के आता है, बाकी सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो हो जाती हैं चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बातें। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे कुछ चीज़ों को लेकर के, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके रिटर्न में इन्हें मिलता क्या है वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है टुगेदर आ करके ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर जो है ये जब अपना आइडिया या इन सारे बाकी जो फैक्टर्स हैं इनको साथ मिला करके एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करता है, फिर उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, इसे रिटर्न में जो मिलता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। इसे प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। कैपिटल, अगर किसी इंसान ने कैपिटल में इन्वेस्ट किया, यानी मशीनरी लगाई है, जो भी चीज़ें की हैं, फैक्ट्री लगा रखी है, तो उन्हें क्या मिलेगा इन रिटर्न, उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर किसी ने कोई ज़मीन पे काम कर रहा है या किसी ने किसी को ज़मीन पे काम करने ले दिया है, या फिर अगर कोई फॉरेस्ट रिसोर्स यूज़ कर रहा है, वुड्स यूज़ कर रहा है, या कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो भी यूज़ कर रहा है, उसके रिटर्न में यानी उसके एवज़ में जो चीज़ मिलती है और इन रिटर्न, उसे रेंट कहा जाता है। ठीक है, लेबर जो है वो अपनी स्किल या अनस्किल्ड जो भी उसकी कैपेसिटी है, वो जब अपने एफर्ट्स और स्किल्स को देता है तो उसे इन रिटर्न वेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब इन सारी जो फैक्टर्स, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, और इन सारे प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, इनको फैक्टर पेमेंट भी कहा जाता है। कि पेमेंट जो है वो अगर इन सारे चारों सेक्शन में जाती है तो इसको कहा जाता है फैक्टर पेमेंट की गई है। किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, इन चारों को। ठीक है, ये होता है। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें, तो हमें दो कॉन्सेप्ट्स को जानना है, दो टर्मिनोलॉजीज़ जिसको लेकर के क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टेट पीसीएस में मोस्टली। यहाँ दो टर्मिनोलॉजी, एक स्टॉक वेरिएबल वर्ड है और एक है फ्लो वेरिएबल। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये याद रखिएगा, स्टॉक वेरिएबल का मतलब वो कंसर्न करता है पॉइंट ऑफ टाइम से, और फ्लो वेरिएबल जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक रेंज रहेगी टाइम की, उसमें रहेगा। फॉर एग्जांपल 4 महीने हैं, ठीक है, या फिर 1 साल है, 1 ईयर है, तो ये फ्लो वेरिएबल ओवर द पीरियड। ये स्टॉक वेरिएबल किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अभी कितना जैसे समय हो रहा है। ठीक है, बट इसका हम एग्जांपल देखेंगे तब हम समझेंगे। जैसे मनी सप्लाई, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी महीने के एंड पे क्या मनी सप्लाई है, उसकी एक क्वांटिटी होगी पर्टिकुलर, कि इतने लाख करोड़ रुपए जो हैं वो मनी सर्कुलेशन में है, मनी सप्लाई में है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे किसी भी महीने में एंड हो या फिर किसी साल के अगर हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, उसकी एक वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, पिछले साल इतना था, या पिछले साल के इस महीने में इतना था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी किसी भी पॉइंट पे एक लिमिटेड रहता है कि हाँ, $600 बिलियन जो है ये हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। इस महीने के एंड में हम बोलेंगे या फिर अगले महीने में
कि कितने रहेंगे या जो भी चीज़ें हैं, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात हो रही है कि कितना है, क्वांटिटी जो है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे क्या है फ्लो वेरिएबल्स में, यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको कैलकुलेट किया जाता है फ्लो वेरिएबल्स का, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है। फॉर मतलब जो हमें हमारे काम की जो चीज़ है, इसलिए हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ओवरव्यू हमें दे पाएगा। अगर हम उसको पॉइंट पे कहीं कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एक अच्छा ओवरव्यू पिक्चर नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हम कहते हैं कि लास्ट ईयर कितनी जीडीपी थी, या फिर हम रियल जीडीपी की जब बात हम करते हैं तो ये एक कांस्टेंट कांस्टेंट प्राइस पे हम बात करते हैं कि एक बेस ईयर होगा, उस बेस ईयर में जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसे हम लेते हैं, इसलिए हमको कहते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पे हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो भी एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, वो किसी साल का जो स्टेबल प्राइस रहता है वो हम लेते हैं, तो वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहता है, ठीक है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, हम ये बात करते हैं कि पिछले साल इतना एक्सपोर्ट रहा, पिछले साल इतना इंपोर्ट रहा, पिछले महीने इतना इंपोर्ट रहा, इतना एक्सपोर्ट रहा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंजम्पशन भी साथ साथ में, जब तक हम लोग अगर हम लोग इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल पॉइंट पे कहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जैसे बीतेगा वो फिर चेंज हो जाएगा, तो वो हमें हमारी यूज़ का नहीं रहेगा। हमें एक ओवरव्यू देने के लिए हमें एक टाइम पीरियड में चाहिए कि इतने से इतने पीरियड में कितना कंजम्पशन हुआ। तो सिर्फ आपको याद ये रखना है कि स्टॉक वेरिएबल जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, फ्लो वेरिएबल जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल पे, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ख़ास तौर से 4 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए एक पीक का टाइम आता है, ये कोई भी इकॉनमी हो सकती है, यहाँ पे जैसे रियल जीडीपी मेंशन्ड है पर ईयर, और यहाँ पे कोई बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। किसी बिजनेस का एक पीक आता है, उसका डाउन ट्रेंड आता है, उसका अप ट्रेंड अगेन आता है, फिर ये डाउन ट्रेंड, इसी को एक साइकिल बोलते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में होती हैं। तो जो टॉप पॉइंट रहता है उसको पीक कहा जाता है, ठीक है। इसे बूम भी कहा जाता है अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें, ठीक है। इकोनॉमिक बूम हमने वर्ड सुना होगा, या किसी भी एक जैसे फॉर एग्जांपल 4 ईयर साइकिल में चलते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़। एग्जांपल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर आप लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर इंफ्रा इंडस्ट्री, ये सब 4 ईयर के साइकिल पे मोस्टली चलते हैं। कह नहीं सकते हैं कि ये परमानेंट रहेगा, बट हाँ 4 साल की एक साइकिल रहती है कि 4 साल ये पीक पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड आएगा, फिर नेक्स्ट 4 ईयर जो है ये डाउन ट्रेंड में रहेंगे, फिर अप ट्रेंड में जाते हैं। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, वो एक बिजनेस साइकिल है, ठीक है। अब जब ये थोड़ा डिक्लाइन आता है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिक्लाइन जब आया, फिर जब ये बॉटम क्रिएट कर लेता है, जब बॉटम पे पहुंच जाता है तो उसे ट्रफ कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो बिजनेस वाले टर्म हो गए। अगर ये इकोनॉमी की बात चल रही है ना, तो ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, अगर इसके बाद इस लाइन के बिलो, ये हमारी रियल जीडीपी की एवरेज ग्रोथ ट्रेंड थी, ठीक है। इसके अराउंड जो है हमारी जीडीपी मूव कर रही है। अब इसके नीचे इसे नेगेटिव कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव हो रहा है। अब यहाँ पे जो टर्म है वो यूज़ किया जाएगा रिसेशन, ठीक है, कि यहाँ पे रिसेशन आ रहा है। अब अगर अगर हम रिसेशन की टेक्निकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसकी टेक्निकल मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, इसका मतलब 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं आपके, तो 2 क्वार्टर्स का मतलब हो गया 6 महीने, बट ये लगातार होने चाहिए। इसका मतलब लगातार अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, यानी लगातार अगर 6 महीने अगर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रही तो वो रिसेशन कहलाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है। ये स्लोप जो नेगेटिव हो रहा है ये पॉजिटिव स्लोप है, जहाँ पे ये एक्सपेंशन हो रहा है। अब ये नेगेटिव स्लोप जो है, अगर ये 6 महीने लगातार इसी डायरेक्शन में अगर ऐसे बढ़ता रहा तो इसे कहा जाएगा ये रिसेशन है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल 100 क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की बनाई, इस साल आपने 90 क्वांटिटी बनाई, तो आप -10% में आ गए हैं। बट ग्रोथ क्यों कहा जा रहा है कि भाई हमने 90 भी तो बनाया है, हालांकि पिछली बार हमने 100 बनाया, इस बार हमने 90 बनाया, हमने बनाया है, बट हमारा पिछले बार के मुकाबले जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा थोड़ा सा जो है माइंड, अगर हम 10% बोले तो 10% डाउन है हमारा प्रोडक्शन, यानी 10% क्वांटिटी हमने कम बनाई है।
अब यही जो क्वांटिटी कम बन रही है, यानी 6 महीने की जो हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, अगर जो हमारा प्रोडक्शन है इस 6 महीने को हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं जैन टू जून, ठीक है, जैन से जून तक हम लोग एक बात मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब पिछले साल ये है 2024 मान लेते हैं, ठीक है। अब 2023 में चले जाते हैं हम लोग जनवरी से जून तक, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, अगर इसमें लगातार 6 महीने, यानी ये पूरा 6 महीने का पीरियड है, अगर इस 6 महीने के पीरियड में अगर ग्रोथ नेगेटिव रही, मतलब कंपेयर्ड टू दिस, एक साल का होता है कंपैरिजन, ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन में अगर नेगेटिव ग्रोथ रह रही है तो उसे कहा जाएगा कि ये रिसेशन आ रहा है, ठीक है। अब आखिर रिसेशन में हो क्या रहा है, रिसेशन में हो क्या रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो है हमारी जीडीपी डाउन हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं रियल जीडीपी डाउन हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो रही है, और वो नेगेटिव होने की वजह से जो है रिसेशन आ रहा है। पीक के टाइम पे क्या हो रहा है, पीक के टाइम पे हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी मैक्सिमम है, कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इस टाइम पीरियड पे आपको मिल रहा है, और इसे इसीलिए पीक कहा जा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब यही अगर जो रिसेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रफ है जहाँ पे ये बॉटम लाइन आ रही है, बट यही रिसेशन अगर कंटिन्यू हो जाए कई सालों तक, ठीक है, अगर वो कई सालों तक कंटिन्यू हो जाए तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 1929 का एक ऐसा क्रेज था ग्रेट डिप्रेशन का, ठीक है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनकम कम हो गई थी लोगों की, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कंटिन्यूस एक फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि अब इनकम आ नहीं रही है, एक्सपेंडिचर भी और कम होता जाता है, फिर यही लूप जो है कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन जो है ये बढ़ता जाता है। अब क्या होता है कि जब ये बॉटम आउट कर जाता है, जिसको कहते हैं ये एंड पॉइंट पे अगर ये रीच कर जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करता है, और ये जब ग्रो करता है तब इस पोर्शन को, इस पीरियड को कहा जाता है ये एक्सपेंशन का पीरियड चल रहा है, ठीक है, कि ये धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस आ रही हैं, स्टिमुलेट हो रही हैं, काम वापस चालू हो रहा है, प्रोडक्शन फिर से हो रहा है, कंजम्पशन फिर से हो रहा है, एक्सपेंडिचर फिर से हो रहा है, चीज़ें वापस दोबारा अपने ट्रैक पे आ रही है, इकॉनमी अपनी ट्रैक पे आ रही है जिसे कहा जाएगा, ठीक है। तो यही जो साइकिल है आपकी, पीक टू पीक आप देख रहे हैं, पहले एक पीक आया, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर ये बॉटम आया, ट्रफ आया, अगर और ज़्यादा रिसेशन आ गया तो डिप्रेशन में चला गया, फिर ये थर्ड स्टेज है जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है फिर से, और फिर से ये पीक पे पहुँच रहा। तो ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल आप इसे कह सकते हैं, जिसे बिजनेस या इकोनॉमिक साइकिल कह सकते हैं। और इकोनॉमिक एक्ट बूम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक उसी तरीके से बिजनेस में भी एक्टिविटीज़ वही हो रही हैं। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल की। अब अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जा रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इनकम जो है सर्कुलर वे में, यानी एक साइकिल में फ्लो करता है, ठीक है। अब वो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो हमें देखने हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है 2 सेक्टर मॉडल का, जहाँ पे फर्म्स और हाउस होल्ड केवल यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आप तीसरा यूनिट देख रहे हैं, जैसे कह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 सेक्टर मॉडल दिख रहा है, जहाँ पे फर्म्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, हाउस होल्ड भी है। अभी इन सबको हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 4 सेक्टर मॉडल है, बट इसमें साथ ही साथ में एक्सटर्नल सेक्टर भी है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बेसिक जानते हैं, जो हम हर जगह पढ़ते हैं, कहीं पे भी किसी भी नोट्स में हम पढ़ लेंगे, वो होता है 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल जो है ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो फर्म्स हैं जितना भी प्रोडक्शन कर रही हैं, हाउस होल्ड जो है वो पूरा कंजम्पशन कर रहा है। मैंने आपको बताया हाउस होल्ड क्या काम करता है, हाउस होल्ड में कौन कौन से लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, लेबर है यहाँ पे, और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं। कंजम्पशन करने के जो कंजम्पशन करती है यूनिट, यानी जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो हाउस होल्ड में आते हैं। तो फर्म जितना प्रोड्यूस कर रही हैं उतना हाउस होल्ड कंज्यूम कर ले रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहती है इस केस में 2 सेक्टर मॉडल में। आपको यही याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसमें सेविंग्स नहीं होती हैं,
क्यों सेविंग्स नहीं है? क्योंकि ये माना जा रहा है, यहाँ पे अजम्पशन ही यही है कि फर्म जितना प्रोड्यूस कर रही हैं ये लोग पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर यानी फुल है, 100% है जितना आया पैसा, इसलिए यहाँ पे सेविंग्स नहीं है। तो ये एक मॉडल है इकोनॉमिक को समझने के लिए जिसे कहा जाता है 2 सेक्टर मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको याद रखना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। हर सारे केस में हम अपने एग्जाम के लिए याद रखें इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे अचीव होती है। यहाँ पे उसे कहा जाता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, ठीक है। वही चीज़ है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, जिसकी वजह से जो है फर्म्स जितना प्रोड्यूस कर रही हैं और उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन है। अब इस डायग्राम को अगर हम लोग समझें तो आप यहाँ पे देखेंगे हाउस होल्ड जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज में क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हाउस होल्ड दे रहा है, ठीक है। अब हाउस होल्ड को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड इन रिटर्न फैक्टर इनकम पाता है, लैंड के कंपनसेशन में उसे रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो यही आपको कॉन्स्टिट्यूट करता है फैक्टर इनकम, ये 4 चीज़ें। अब फर्म इन्हें हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दे रही है। अब इनके पास जो फैक्टर इनकम आई, उस फैक्टर इनकम से जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अब इस फैक्टर इनकम के ज़रिए जो इन्होंने गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज दे करके कमाया है, उस फैक्टर इनकम से ये वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे जो इस फैक्टर सर्विस ने प्रोड्यूस किया है, यानी यहाँ से। और जब ये लोग कंज्यूम करेंगे या एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो पैसा जो है वो वापस फर्म्स के पास जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक लूप प्रिपेयर हो जा रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर लूप प्रिपेयर हो रहा है जहाँ पे पैसा जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है सर्कुलर इनकम, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। याद रखना है आपको, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर अजम्पशन है, डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, नो सेविंग्स है और इक्विलिब्रियम का केस है, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स का केस है। सेविंग्स आप करेंगे तो कहाँ रखेंगे, आप मार्केट या किसी बैंक में रखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, वही चीज़ें हैं, बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड थोड़ा सा पैसा सेव कर ले रहा है, ठीक है। अब इनको 100 रुपये मिल रहा है तो इन्होंने 50 रुपये सेव कर लिए, इन्होंने 50 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब जब इन्होंने बैंक में 50 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो अब वो जो बैंक है इकोनॉमी में क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा या ये लोन करेगा। अब क्योंकि हम लोग सारे फर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट या ये लोन ये किसी न किसी तरीके से फर्म में जाएगा। अब वहाँ पे गुड्स या तो सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, वो वापस अगेन जो है हाउस होल्ड में जाएंगी। तो यहाँ पे भी जो सेविंग्स हो रही हैं वो दूसरे चैनल के थ्रू अगेन फर्म्स में जा रही हैं और फिर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर करके जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हाउस होल्ड फिर उन्हीं कंज्यूम करता है। कब, जब उसे फैक्टर इनकम मिलता है तब फिर वो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहता है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, अब इनकम हुई है, इनकम बराबर कंजम्पशन तो है नहीं, बट कंज्यूम थोड़ा सा कर रहा हाउस होल्ड, थोड़ा सा सेव कर रहा। तो जितना उसने कंज्यूम किया यानी 50 रुपये कंज्यूम किया और 50 रुपये सेव किया उसने, तो इसकी इनकम कितनी होगी 100। हमने अभी यही बात किया था कि 100 उसकी इनकम है, 50 वो सेव कर रहा है, 50 वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है 2 सेक्टर मॉडल विथ सेविंग्स। और यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी क्लोज्ड इकोनॉमी का केस है, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कोई इकोनॉमी क्लोज्ड है कि नहीं, उसमें एक्सटर्नल मार्केट है कि नहीं, एक्सटर्नल मार्केट है कि नहीं, एक्सटर्नल मार्केट आप इसे कह सकते हैं या एक्सटर्नल सेक्टर कहा जा सकता है, ये है कि नहीं है। अब इसके आने की वजह से क्या होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, एक्सटर्नल सेक्टर रहेगा। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ओपन है। अब जब एक्सटर्नल सेक्टर है ही नहीं आपके पास तो उससे क्या होगा, इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है। इस डायग्राम में आप कहीं भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं देख रहे हैं, आप फर्म देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट देख रहे हैं, हाउस होल्ड देख रहे हैं। जो हम लोग 4 सेक्टर मॉडल देखेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर है, यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स का है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट मॉडल है 3 सेक्टर मॉडल। इसमें क्या है कि इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट का रहता है। अगर मैं बताऊं, अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी तो आप एक 2 सेक्टर मॉडल पहले याद रखिएगा और 4 सेक्टर मॉडल विथ एक्सटर्नल सेक्टर याद रखना है आपको। बट याद रखिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं, आप आराम से याद रख सकते हैं, इसमें कुछ समझने वाली कोई चीज़ बहुत हाई फाई नहीं है, ठीक है। अब 3 सेक्टर मॉडल में क्या हो रहा है, रोल ऑफ गवर्नमेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट आ रही है, यहाँ पे भी अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्यों, एक्सटर्नल सेक्टर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे 4 सेक्टर आप डिफरेंट देख रहे हैं बट आप एक्सटर्नल सेक्टर नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि कैसे कैसे इन सब का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कैसे काम कर रही है वो हमें देखते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रही है फैक्टर सर्विस, ठीक है। फर्म इन रिटर्न इन्हें फैक्टर पेमेंट दे रहा है।
अब सर्विस जो आई फैक्टर सर्विस, उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अब इनके पास जो ये फैक्टर इनकम आई थी ये इन्होंने कंज्यूम किया और एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। बट क्या है कि अब इन्होंने जितना भी प्रोड्यूस हुआ वो कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। यानी इनकम इनकी जो है वो इज इक्वल टू नॉट कंजम्पशन है, मतलब जितना आया उतना उन्होंने कंज्यूम नहीं किया। ये नहीं कि पूरा पैसा खर्चा कर दिया, 100 रुपये पाया, तो उन्होंने कुछ सेव किया, ठीक है। अब वो जो सेव किया उन्होंने यहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में यानी बैंक्स में डाल दिया। अब बैंक्स ने वापस इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे ये है कि अगर इनके पास 100 रुपये जब था तो इन्होंने इस बार जो है 30 रुपये कंजम्पशन किया, ये मान के चल सकते हैं हम लोग। 20 रुपये इन्होंने सेव किया, ठीक है, ये कहा जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी हम लोगों की वीक हो जाएगी, तो हम लोग काम करते हैं 50 रुपीज़ हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 100 हम लोग 50 रुपीज़ सेव यहाँ करते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है, हम ये मानते हैं 30 रुपये जो है गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। अब 80 रुपये आपके पास बच रहे हैं, 20 रुपये बच रहे हैं, 50 30 80 आपके यहाँ पे 80 रुपीज़ यहाँ पे हो गए, 20 रुपीज़ का कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे यहाँ पे कि इनकम आया हाउस होल्ड के पास, उसने थोड़ा सा कंज्यूम किया, अभी जो हमने बात की 20 रुपये कंज्यूम किया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, उसने सेविंग की, बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया, वो कितना था, 50 रुपये था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना था। अब ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्या होता है कि जब हाउस होल्ड यहाँ टैक्सेस दे रहा है, ठीक है, उन टैक्सेस को गवर्नमेंट वापस जो है या तो सैलरी के फॉर्म में, अब हाउस होल्ड से ही लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रही है जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है, या और भी जितने एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्कीम्स पे या जो भी हैं वो वेलफेयर पे, वो सारे आपके ट्रांसफ़र पेमेंट के ज़रिए जो है हाउस होल्ड को वापस मिल रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम इस तरीके से ही क्रिएट हो रहा है जहाँ पे इनकम जो है हाउस होल्ड की वो कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट जो इसने यहाँ किया और वापस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर रही है वो है, ठीक है। मैं एक बार फिर से चीज़ों को फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम में हमारा ये मतलब केवल हम लोग हाउस होल्ड से कंसीडर नहीं करेंगे, वो एक एग्जांपल था। हम लोग इनकम कंसीडर कर रहे हैं पूरे इकॉनमी में। ये हमारी इकॉनमी के 4 सेक्टर हैं। अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसको प्रॉपरली सेक्टर नहीं कहा जा सकता है, बट हाँ ठीक है, 3 सेक्टर यहाँ पे हैं और एक 4th यूनिट है, ठीक है। अब इसीलिए इसको 3 सेक्टर मॉडल कहा जा रहा है, ये एक यूनिट है। अब क्योंकि ये पूरी होल इकॉनमी है, अब पूरी इकॉनमी में जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो पूरी इकॉनमी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि इनकम जो है पूरी इकॉनमी में जितना कंजम्पशन हुआ प्लस जितना इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आप सेविंग्स दे सकते हैं, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस तरीके से कर रही है, एक तो हाउस होल्ड में कर रही है, एक तो सब्सिडीज़ दे रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। गवर्नमेंट दोनों साइड से टैक्सेस भी पा रही है, फर्म से भी और हाउस होल्ड से भी, और इवन फाइनेंशियल मार्केट से ये बोरो कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो पूरे होल इकोनॉमी का हम लोग देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है वो पूरी कंजम्पशन के बराबर है। अब यहाँ पे जितने भी कंजम्पशन हो रहा है हाउस होल्ड के द्वारा, पूरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे हाउस होल्ड के द्वारा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ट्रांसफ़र पे और सब्सिडीज़ जितना है, इन सबको जोड़ करके आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है, ठीक है। ये तो हो गई 3 सेक्टर मॉडल, और ये फिर से वही क्लोज्ड इकोनॉमी और रोल ऑफ गवर्नमेंट की बातें हैं। अब 4th सेक्टर मॉडल में अगर हम देखें तो 4th सेक्टर में हमारा फर्म है, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है और एक्सटर्नल सेक्टर है, ठीक है। ये बहुत ही रियलिटी के क्लोज है, इसलिए ये जो है 4th सेक्टर मॉडल है। अब ओपन इकॉनमी, जैसा कि मैंने बताया क्यों एक्सटर्नल सेक्टर है, इस वजह से ये ओपन इकॉनमी है। अब यहाँ पे हम लोग समझें अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे 3 सेक्टर मॉडल वाली, बस एक एडिशनल सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर क्या कर रहा है, अब एक्सटर्नल सेक्टर इंटरैक्ट किससे करेगा, वो फर्म से इंटरैक्ट करता है या फाइनेंशियल मार्केट से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्ट्स फर्म करेंगी, ठीक है। अब फर्म्स एक्सपोर्ट भी करेंगी, दोनों काम होगा, या तो इम्पोर्ट भी हो रहा है या तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इसलिए दोनों ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है। अब इसी चीज़ का आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट को पकड़ते हैं, अब हमने अगर एक्सपोर्ट किया है तो उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, तो वो पैसा जो है वो ये है, एक्सपोर्ट रिसीट कहा जा रहा है कि हमें वापस वो मिला है, उसके लिए पैसा हमें मिला। हमने जो एक्सपोर्ट किया, हमने गेहूँ एक्सपोर्ट किया, हमें उसका पैसा आया, वो पैसा आया फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट में नहीं जा रहा, मतलब जिसका भी है वो उसके पास मिल जाएगा, बैंक में जिसने भी वो किया है, एक्सपोर्ट किया था।
अब इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट जो है वो ये वाली लाइन शो कर रही है कि इंपोर्ट पेमेंट्स आपके एक्सटर्नल सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाउस होल्ड का केस था जहाँ पे वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था फर्म्स को। फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। इन रिटर्न फर्म्स जो है फैक्टर पेमेंट कर रही हैं। अब फैक्टर पेमेंट आने के बाद ये कंजम्पशन कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा 100% कंजम्पशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे वो कुछ सेविंग्स भी हो रही है, हाउस होल्ड कुछ टैक्सेस भी पे कर रहा है, ठीक है। अब जो सेविंग्स कर रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स कर दे रहा है, उसको फाइनेंशियल मार्केट या तो इन्वेस्ट कर दे रही है या तो गवर्नमेंट वहाँ से उनसे बोरो कर ले रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को फर्म से भी टैक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन टैक्स दे रहे होंगे या प्रोडक्ट टैक्स दे रहे होंगे, मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको वो दे रहे हैं। और फिर अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ प्रमोट करनी है तो वो उसके लिए सब्सिडीज़ भी दे रही है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स को लेकर के वो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो वो यहाँ पे आउटफ्लो करेगा। तो अब इसके हिसाब से एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो प्रिपेयर होती है आपकी पूरे होल इकोनॉमी में, इनकम कितनी जा रही है, जो कंजम्पशन है कितना कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ये सेविंग्स, इसीलिए सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं कुछ कुछ केसेस में। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब्सिडीज़ और ट्रांसफ़र पेमेंट के ऊपर, और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब हमने जो है एक्सपोर्ट किया उसका हमें कुछ पैसा मिला, हमने इंपोर्ट किया हमने उसके लिए कुछ पैसा दिया। अब इनका जो नेट होगा, अगर ज़्यादा पैसा बाहर गया है 100 रुपये हमने दे दिया और 80 रुपये हमें मिला एक्सपोर्ट के ज़रिए, तो हम नेट लॉस में हैं 20 के। तो ये इसीलिए नेट एक्सपोर्ट लिखा है कि -20 जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप जो कैलकुलेट करेंगे तब फिर आपका इनकम ऑफ द इकॉनमी आपको दे देगा, ठीक है। ये केवल मॉडल समझने के लिए, इस मॉडल से भी इनकम निकाला जाता है, बट कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये जानना है कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहता है। आपको केवल 2 सेक्टर मॉडल पे ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना है, बट ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है, अगर इनकेस क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 4 सेक्टर मॉडल जो है वो ओपन इकॉनमी के ऊपर है, क्लोज इकॉनमी भी बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सटर्नल सेक्टर रहेगा तो क्या क्या किस तरीके से रहेगा, जो अभी मैंने आपको समझाया है किस तरीके से फ्लो करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। अब उन्हीं सारी चीज़ों का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसकी एक समरी यहाँ पे निकाल रखी है मैंने, और इसको आप चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अलग होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी अलग होता है। ये होती सर्कुलर इकॉनमी और ये है लीनियर इकॉनमी। अब ये रिलेट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के रिसाइकिल और रीयूज से, कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सर्कुलर इकॉनमी हम लोग बनाना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग सर्कुलर इकॉनमी बनाना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि वेस्टेज कम होगा, ठीक है, इकॉनमी पे स्ट्रेस कम पड़ेगा, और वो उसमें प्रोसेस क्या फॉलो होगा, ये फैक्ट्री है वहाँ से यूज़ हुआ, उसके बाद हमने इसको रिसाइकिल किया, फिर रिसाइकलिंग के बाद दोबारा ये फैक्ट्री में जाएगा, वापस ये दोबारा बन करके वापस हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये है सर्कुलर इकॉनमी। लीनियर इकॉनमी में देखिए क्या हो रही है, जिसे हम नहीं चाहते हैं और जो मोस्टली रहता है ये है कि हमने नेचर से रॉ मटेरियल्स लिए, हमने प्रोडक्ट बनाया, मेक किया, फिर हमने इसको डिस्पोज कर दिया, यानी वेस्ट क्रिएट कर दिया। अब ये जो वेस्ट क्रिएट किया है, अब ये आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, आपके पास जो लैंड एरिया है लैंडफिल में क्रिएट कर रहा है, वो लैंड डिग्रेड कर रहा है। अगर आप इसको वापस जो है किसी तरीके से रिसाइकिल कर दे रहे हैं तो आपकी एक सर्कुलर इकॉनमी हो जाएगी। तो ये जो वेस्ट जनरेट हुआ है, यानी आपने जो रॉ मटेरियल लिया उसको आप दोबारा यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो एक फिर से एक सर्कल में क्रिएट होता है, इसका कहा जाता है सर्कुलर इकॉनमी, ठीक है। अब हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स ऑफ रिकवरी को देखना है, और ये कुछ इनको कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स ऑफ रिकवरी। ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें कि वी शेप्ड रिकवरी किसे कहा जाता है, तो कुछ इस तरीके से वी शेप्ड रिकवरी रहती है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जीडीपी अभी इस तरीके से जा रही थी, अचानक से कोई इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल कोविड-19 हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज़ कर गई, आपने देखा रिसेशन आया। रिसेशन की वजह से फिर क्या हुआ, फिर से दोबारा जब यहाँ पे इस पॉइंट पे जाकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया, उसके बाद धीरे धीरे इकॉनमी जो है, जब लॉकडाउन हटा तो वापस बैक ऑन ट्रैक हो गई, ठीक है, वापस अपनी लाइन को फॉलो करने लगी, ग्रोथ वापस बढ़ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस होने लगी।
अब यहाँ पे क्विक रिकवरी रहती है, इसलिए इसको वी शेप कहा जाता है, ठीक है, क्विक रिकवरी के लिए। अब यू शेप क्या होता है? यू शेप क्या होता है कि ये इस तरीके का कुछ मॉडल बनाता है कि जब ग्रोथ इस तरीके से यहाँ पे हो रही थी, उसके बाद धीरे धीरे ये डाउन गई, फिर उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम इसने लिया वापस रिकवर करने में। यहाँ पे क्विक रिकवरी थी, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लिया रिकवर करने में, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं यू शेप्ड रिकवरी है, ठीक है, क्योंकि ये स्लोअर रिकवरी करता है। अब एक swoosh होता है, जैसे नाइकी का आपने सिंबल देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से रहता है, जहाँ पे एक टिक मार्क टाइप का रहता है, तो इसी को कहा जाता है swoosh, ठीक है। इकॉनमी यहाँ पे थी, यहाँ पे इसने डिप मारा, डाउन गई, अब फिर ये रिकवर कर रही है, और ये जो है ये स्लो रहती है इसके कंपैरिजन में, वी के कंपैरिजन में। इकॉनमी यहाँ पे स्लो रिकवर करेगी, बट इसके कंपैरिजन में फास्ट रिकवर करती है। ये डिफरेंस होता है वी यू और swoosh में, ठीक है। सबसे स्लोएस्ट यू रहेगा, सबसे फास्टेस्ट वी रहेगा, और इन बिटवीन swoosh रहेगा, ठीक है। अब एक होती है जेड शेप रिकवरी, मतलब ये पूरा एक अल्फ़ाबेट डिज़ाइन बन रहा है, इसी वजह से इसका नाम है। अब यहाँ पे जेड लेटर बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, थोड़ा सिमिलर रहता है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इकॉनमी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन कोविड आया, उसके बाद आपकी इकॉनमी डाउन ट्रेंड में गई, लॉकडाउन ओपन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आने लगी। अब क्योंकि इतने दिन से लोगों ने इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी की नहीं थी, या परचेज़ नहीं किया था, शादियाँ रुकी हुई थी, और किसी को गाड़ी लेनी थी, या जो भी चीज़ें थे, घर लेना था, इतना लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोगों ने इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हुई कि ये और ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब जितना जो ये ट्रेंड फॉलो कर रहा था उसके ऊपर ये जा चला गया, फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा फिर ये डाउन आ गया, ठीक है। इसे कहा जाता है जेड शेप्ड रिकवरी। इस तरीके से ये रिकवर करता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ऊपर निकल जाता है, पहले से ऊपर, पहले जितनी जीडीपी थी उसके ऊपर, फिर ये डाउन आता है, फिर ये वापस अपने पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे इकॉनमी डिप की, फिर ऐसा लगता है कि इकॉनमी रिकवर कर रही है, बट ये जब इस पॉइंट पे वापस आती है तो ये फिर से एक डबल डिप मारती है, फिर से इकॉनमी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से जो है इसे कहा जाता है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। तो कुछ इकॉनमी नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी ऐसा लगेगा, लेकिन वो फिर नीचे आ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जीडीपी आपकी, यानी जितना आपने प्रोड्यूस किया था वो कम प्रोड्यूस करेंगे आप, अब फिर से वो वापस जब ट्रैक पे आएगी तब उसे कहा जाएगा डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, ठीक है। अब एक होता है आपका एल शेप। एल शेप आपको कुछ यहाँ से इस तरीके का रहेगा, ठीक है। अब इकॉनमी इस तरीके से जा रही थी, अब फिर उसने थोड़ा सा ज़्यादा डिप नहीं मारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोली स्लो हुई, अब उसके बाद ये इस डायरेक्शन में हमेशा इस तरीके से चलती रहेंगी, और ये जो आपकी ओरिजिनल ट्रेंड था वो कहीं यहाँ पे था। यहाँ पे कहा जाता है कि इकॉनमी जो है कभी रिकवर नहीं करती है, अगर एल शेप में अगर वो चली जाती है, जीडीपी की जो ग्रोथ है अगर वो एल पैटर्न फॉलो कर रही है तो वो रिकवर नहीं करेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रेंड था ओरिजिनल, यहाँ पे ये इस तरीके से जाता, बट अब क्योंकि यहाँ पे हो गया, अब एल जो है या तो पैरेलल चलेगा या तो यहाँ से डाउन ही जाएगा, ठीक है, ये कहा जाता है। अब एक और रिकवरी है के रिकवरी। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जीडीपी का पैटर्न ये था, इस तरीके से ग्रो कर रही थी जीडीपी, अब यहाँ से ये नीचे डिप तो की, डिप करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद कुछ सेक्टर रिकवर कर जाते हैं, मतलब उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस चालू हो जाती। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेक्टर डाउन गए, आप मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कार लोगों ने खरीदा फिर भी, ठीक है, या मेडिकल सेक्टर, हम लोग कोविड मान लेते हैं मेडिकल सेक्टर, वहाँ पे कोविड में मेडिकल सेक्टर जो है, बाकी सारे सेक्टर बंद चल रहे थे, लेकिन क्योंकि मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, जितने भी वैक्सीन है, वो सारी चीज़ें हमें जाना था, हमें ज़रूरत थी, इसकी वजह से हेल्थ सेक्टर जो है वो ऊपर बढ़ रहा था और बाकी सेक्टर नीचे जा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के पास पैसे की कमी थी और वो सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से ये डाउन जा रहा था। अब ये एक पैटर्न बनाता है के का। अब के आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखेगा, ये अब दिखता है इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसीलिए इसको के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है, जहाँ कुछ सेक्टर रिकवर करते हैं, कुछ सेक्टर रिकवर नहीं करते हैं जल्दी, बाद में रिकवर कर लेंगे वो अलग बात है, ठीक है। ये तो बात होगी अल्फ़ाबेट्स ऑफ रिकवरी की। अब अगर हम बात करें, हमें एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। इसको हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, बट हमें यहाँ भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 5 स्टेजेस होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। ये रिलेट करता है बर्थ रेट कितना है और डेथ रेट कितना है, इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है, ठीक है। और उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं कि क्यों बर्थ रेट डेथ रेट कितना है, ज़्यादा है या कम है, वो किस वजह से है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनिशियली जब एक इकॉनमी जो है इनिशियल स्टेजेस में रहती है,
तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमी थोड़ी सी बैकवर्ड है, डेवलपिंग नेशन है, तो उस केसेस में क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई रहता है। इस तरीके से कि अब क्योंकि इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चरल रहेगी, अगर बैकवर्ड है कि आप पुरानी इकोनॉमी है तो, और ज़्यादा टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके यहाँ पे रहेगा नहीं, आप एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व रहेंगे। तो एग्रीकल्चर में ये रहता है कि जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा हाथ रहेंगे, उतने ज़्यादा वो मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से बर्थ रेट बहुत हाई रहता है, और साथ ही साथ डेथ रेट बहुत हाई इसलिए रहता है क्योंकि कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी उस हाई लेवल पे नहीं रहती हैं कि डेथ रेट को रोका जा सके। छोटी छोटी बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाती हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लें, मलेरिया है, डेंगू है, इन सब के इलाज अभी भी हैं, लेकिन पहले उतने नहीं थे, ठीक है। आप इन सब के अलावा अगर हम देखें, मेल न्यूट्रिशन जो है, मेल न्यूट्रिशन खाने की वजह से जो है लोग, बच्चे जो है मर जाते हैं, और स्टंटिंग होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इकोनॉमी में रहती है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं, उतनी फैसिलिटी ही नहीं है कि आप जो है डेथ रेट को कम कर पाएँ। इस वजह से यहाँ पे बर्थ रेट तो ज़्यादा रहती है क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस हैं कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा हाथ बटाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ज़्यादा काम होगा, उतनी ज़्यादा खेती होगी। अब हाई डेथ रेट क्यों है? क्योंकि आपके पास फैसिलिटी नहीं है उन डेथ्स को रोकने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल या स्लोली ग्रो करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलेशन बस थोड़ा सा ग्रो की है यहाँ पे कंपेयर टू बाकी पोर्शन में। अब इतना पोर्शन यहाँ पे ग्रो हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है, और बच्चे जो है अर्ली एज में डाई करने लगते हैं, और कोई फैमिली प्लानिंग की बात नहीं रहती है वहाँ पे कि दो ही बच्चे रहेंगे या किस हिसाब से एजुकेशन को उनको देखना है, हमारे पास पैसे हैं कि नहीं हैं। तो वहाँ पे मेन फोकस रहता है लेबर के ऊपर कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा काम करेंगे। अब डेथ रीज़न यहाँ पे दिए हुए, डिजीज़ कोई आ गई, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 आएगा तो यही चीज़ अगर 1900 के आसपास कहीं आई होती जहाँ पे हमारी इकोनॉमी इनिशियली थी, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाती। डिजीज़ है, फमाइन है, पुअर मेडिकल नॉलेज है, मतलब वही चीज़, इकोनॉमी आपकी, हेल्थ इंफ्रा आपके पास नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डाई कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको कहा जाता है अर्ली एक्सपैंडिंग। अब धीरे धीरे क्योंकि डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो आपकी इकॉनमी ग्रो करती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इकॉनमी में पैसे आते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, लोग जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है। बर्थ रेट अभी भी हाई है क्योंकि इकोनॉमी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, उनके सोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है कि पैसे बहुत ज़्यादा वो कमा सकें, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले कोई चीज़ अगर डेवलप हो रही है तो वो हेल्थ सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि ठीक है कि हाँ ये वैक्सीन है, ये आप अगर लगवा लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन थी, या फिर जितने भी प्लेग्स हुआ करते थे, इन सब के जो मेडिकेशन जो डेवलप किए गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि डेथ रेट जो है वो कम होने लगा। माल न्यूट्रिशन हुआ करता था, बेसिक रीज़न जो है फेमाइन, मतलब भूखमरी हुआ करती थी, तो खाने की अवेलेबिलिटी चीज़ें होने लगी, तो डेथ रेट तो कम हो गया, बट बर्थ रेट अभी भी हाई था, इकोनॉमिक रीजंस अगेन। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डेथ रेट जब कम हो जाती है, बर्थ रेट उतनी ही है, हाई ही है, तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ ग्रो करेगी। पहले जितने लोग पैदा हो रहे थे लगभग उसी के आसपास, या लगभग उसी के आसपास नहीं, उससे थोड़ा सा कम लोग डेथ हो जा रही थी उनकी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा ही था, लगभग लाइन बराबर ही रहती थी। अब क्या हो रहा है, डेथ रेट, क्योंकि अब मरने वाले लोग जो हैं वो कम हो गए हैं, और जो बर्थ जो है वो बर्थ रेट बहुत हाई, इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न दिए, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई, साफ़ पानी पी रहे हैं, सैनिटेशन है साफ़ सुथरा, आदि बीमारियाँ गंदगी से और अनहाइजेनिक कंडीशन सिचुएशन की वजह से रहती हैं, ठीक है। अब फ्यूअर चिल्ड्रन इस वजह से डाई करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपका लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में क्या होता है कि ये तो था आपका अर्ली एक्सपैंडिंग। अब लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये कर्व जो है स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि बर्थ रेट अब फॉल करती है। अब जब लोग फार्मिंग सेक्टर से अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नई नई आपके एवेन्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पे लोग काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे लोगों को एक सैलरी मिल रही है, एक सैलरीड जॉब है, वहाँ पे उनको वेजेस मिल रहे हैं, तो उनको पता है कि हमें महीने में इतना मिलेगा, तो उस हिसाब से वो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमें इतना चाहिए, खाने के लिए उनकी व्यवस्था हो जा रही है, इसलिए वो फर्दर जो है
बच्चे जो है उनके घर में पैदा नहीं होंगे या वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत अब नहीं रहेगी कि जितने ज़्यादा एग्रीकल्चर की अब हाथ बटाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, बर्थ रेट फॉल करती है और डेथ रेट जो है वो तो हमारी पिछले बार से ही, पिछले स्टेट से ही फॉल करती आ रही थी, अब वो और फॉल कर जाती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें लगभग यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं ये है गैप, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हाइट एंड फिर यहाँ से और आप यहाँ देख सकते हैं ये कम है, ठीक है, ये कम है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से यहाँ जो आपकी ग्रोथ है वो कम हुई, वही सारी बातें, इम्प्रूव मेडिकल केयर, डाइट, सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे लो स्टेशनरी एक स्टेज आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो बर्थ रेट कम हो रही थी और डेथ रेट भी कम हो रहा था। अब यहाँ पे बर्थ रेट लो हो जाते हैं, ठीक है, और डेथ रेट भी जो है वो आपका लो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप ये लाइन देख रहे हैं कभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट होती जा रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ पे हाई का जब केस हुआ करता था, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं लगभग उतने ही मर जा रहे थे उसके आसपास। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम पैदा ही हो रहे हैं और कम लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत हाई हैं और क्योंकि उनकी फैमिली प्लानिंग इस तरीके से है, गुड हेल्थ है, इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन है, सारी चीज़ें हैं, शादियाँ लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है जो बर्थ रेट है वो स्लो हो जाता है या बहुत लेट जो है फैमिली प्लानिंग होती है। उन सारी रीज़न यही है, गुड हेल्थ केयर है, रिलायबल फूड सप्लाई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका एक डिक्लाइनिंग फेज़ आता है, उसमें क्या होता है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। यही सारे रीजंस जो हैं ये थोड़े से और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो है बर्थ रेट बहुत लो हो जाती है। और डेथ रेट अब क्योंकि एक एवरेज डेथ रेट रहेगी, कह सकते हैं आप 80 साल 100 साल, इंडिया में ऑलमोस्ट अराउंड 67 या 70 है, तो बर्थ रेट आपकी आप क्योंकि वो इंसान कंट्रोल कर सकता है बट डेथ कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए आप यहाँ पे लो ही कह सकते हैं, यहाँ पे वेरी लो हो जाता है। तो ये रहता है आपका फिफ्थ स्टेज, जहाँ पे डिक्लाइन करती जाती है पॉपुलेशन। यही एक एक क्वेश्चन आया था शायद कल ही, यूपीएससी GS1 का पेपर था जनरल स्टडीज़ का, जहाँ पे एक क्वेश्चन था इसको लेकर के, डेमोग्राफिक विंटर को लेकर के, कि हम लोग डेमोग्राफिक विंटर को अप्रोच कर रहे हैं। इसमें यही है, डेमोग्राफिक विंटर की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, हाई स्टेशनरी, एक्सपैंड, अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग। यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दिए हैं कौन कौन स्टेज में, इजिप्ट, कीनिया, इंडिया, हम लोग इस स्टेज में हैं, ठीक है, अर्ली एक्सपैंडिंग। बट ये चार्ट थोड़ा पुराना है, अब हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं, लेट एक्सपैंडिंग वाले स्टेज में, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे हैं थर्ड स्टेज में। आप ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। अब कुछ हमें ये ध्यान देना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना है, फाइनल स्लाइड है ये। और ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेट करते हैं अगर कहा जाए तो, इनके बजाय मैक्रो इकोनॉमिक के। तो कुछ क्वेश्चन थे CAPF 2019, CDS 2019 के, तो उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि लास्ट वाले क्लास में लेक्चर में मैं नहीं बता पाया था आपको। तो एक होता है ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी, एक कॉन्सेप्ट। अब ये आपको मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड होती है ये वही है, इसे ही कहा जाता है ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में अगर कोई चेंज हो रहा तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया था सॉल्ट का, अब अभी सॉल्ट लगभग अगर मान लीजिए 20 रुपये पर kg आ रहा है, ठीक है, अगर ये 40 रुपये भी पर kg हो जाए, ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो जाए, तो भी आप 1 kg ही लेंगे, जितनी आपकी ज़रूरत है, आप उतना ज़्यादा नहीं लेंगे। अब यही प्राइस अगर 3 रुपये पर kg आ जाएगा तो नमक आप कितना ही खाएंगे, आप टेस्ट के लिए खाते हैं, आप नमक एज अ फूड सप्लीमेंट नहीं यूज़ करते हैं, तो वो उतना ही रहेगा। तो आप उसे समझ सकते हैं ज़ीरो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी के एग्जांपल, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सीलिंग लगा देती है प्राइस पे कि इससे ज़्यादा आप प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते या किसी सर्विस को नहीं रख सकते। बेस्ट एग्जांपल है इसका MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आप प्रोडक्ट्स पे पाते हैं, किसी बिस्किट पे या कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे MRP लिखा रहता है उसका। अब ठीक उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस फ्लोर, जो एक मिनिमम बेस प्राइस सेट करता है कि इससे नीचे ये प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगा, ठीक है। और प्राइस सीलिंग क्या है कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हैं,
इससे कम में बेचना चाहें बेच सकते हैं, और प्राइस फ्लोर में क्या होता है, इससे ऊपर से बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, इससे नीचे नहीं बेच सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, तो वो एक एग्जांपल है प्राइस फ्लोर का, और ये जो एमआरपी है वो आपको प्राइस सीलिंग का एक एग्जांपल है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था ये सीडीएस 2019 में, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन है, ये सीएपीएफ 2000 ये भी 19 है, ये सीडीएस 2019 है, ये सीडीएस 2019 है, और ये सीडीएस 2019 है, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि देखा देखी खरीदारी करना, मतलब अगर एक प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो दूसरे ने, किसी ने उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी वही चीज़ खरीदी, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट केवल आप इसमें नहीं कह सकते कि कोई खरीद रहा है या बेच रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, बट डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जब सेवा करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आप उससे कुछ सीखते हैं कि हाँ जिस तरीके से वो कर रहे हैं मुझे भी उस तरीके से करना है, या आप इनकलकेट कर लेते हैं, आप ये सोचते भी नहीं हैं बट एक आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है कि आप केयर करते हैं अपने पेरेंट्स की। तो वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि आप देख करके जो है कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, याद रखिएगा इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाता है। इंडेक्सेशन क्या होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है कि ये एक मेथड कह सकते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि एडजस्ट किया जाता है वेज या प्राइस को। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, डियरनेस अलाउंस। बट ध्यान रखना ये जो इंडेक्सेशन किया जाएगा वो किसी इंडिकेटर के को देख करके किया जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसे बेसिक पे मिलती है, इसके ऊपर उसको डीए मिलता है, मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जिसे कहा जाता है, टीए मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है, हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये क्या बताता है, इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में। अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है, 4% था 6% अब हो गया है, तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। सीपीआई यही तो बताता है कि कितना इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी है मार्केट में। अब 6% जो हो गया, अब इसी को 6 पहले 4 था अब 6 था, अब इस सीपीआई को देख करके अगर जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनकी बेसिक जो उनका जो डीए जो मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, महंगाई भत्ता, इस महंगाई को देख करके, महंगाई के इंडिकेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देख करके अगर उनका डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया जा रहा है तो उसे कहा जा रहा है एडजस्ट कर दिया गया है, उसे इंडेक्सेशन कहा जाएगा, ठीक है। ये होता है इंडेक्सेशन, एक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये हमारा ये लास्ट स्लाइड थी और ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसे हमने कंप्लीट कर दिया। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे आज के लिए। आज के इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत भी नहीं थी इन चीज़ों को जानने की। नेक्स्ट लेक्चर से जो कि हमारा नेशनल इनकम है और बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम उसको अच्छे से और करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।